नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान में हम राज्यों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत राज्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत और वैचारिक दृष्टिकोण हैं। ये विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण आपस में प्रतिस्पर्धी है और इस बात के ऊपर इनमें प्रतिस्पर्धा या विवाद का विषय है कि राज्य को व्यक्ति के किन कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए या समाज के कार्यों में राज्य को कहाँ तक हस्तक्षेप करना चाहिए, या कौन से राज्य को कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य है वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ देने चाहिए। तो इस तरह की राज्य की भूमिका को लेकर के पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत अनेक प्रकार के राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ है। राज्यों की भूमिका के आधार पर अगर हम मुख्यतः देखें तो न्यूनतम राज्य, विकासात्मक राज्य, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, सामूहिकतावादी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य और धार्मिक राज्य जैसे प्रकारों का उल्लेख है वो प्रमुख रूप से मिलता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इन्हीं राज्यों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट। राज्य की भूमिका को लेकर के ये जो दृष्टिकोण विकसित हुआ है न्यूनतम राज्य का या मिनिमल स्टेट का, यह शास्त्रीय उदारवादियों के द्वारा प्रमुखतः विकसित किया गया है। यह राज्य का नकारात्मक दृष्टिकोण है। नकारात्मक दृष्टिकोण इस प्रकार है कि यह न्यूनतम राज्य का जो वैचारिक दृष्टिकोण शास्त्रीय उदारवादियों के द्वारा प्रमुखतः विकसित किया गया है, इनका मानना है कि जैसे जैसे राज्य का कार्य बढ़ेगा, सरकार का कार्य बढ़ेगा, जितना राज्य ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, सरकार ज्यादा से ज्यादा काम करेगी, उतनी व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कम होती जाएगी। तो न्यूनतम राज्य का दृष्टिकोण स्वतंत्रता और राज्य के बढ़ते कार्यों में विरोधाभास देखता है और ये कहता है कि जैसे जैसे राज्यों का कार्य बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो न्यून होती जाती है। तो शास्त्रीय उदारवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा अधिकतम बनाने के लिए राज्य के कार्यों को न्यूनतम करना चाहिए, यानी राज्य के द्वारा कम से कम कार्य संपादित करने चाहिए। तो इस तरीके से यह शास्त्रीय उदारवादियों के द्वारा मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो विकसित किया गया है। यह मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट ये मानता है कि राज्य केवल एक प्रोटेक्टिव बॉडी के रूप में है, राज्य सुरक्षात्मक निकाय के रूप में है। यानी राज्य का कार्य क्या है? राज्य के कार्य है व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी उसको केवल वही कार्य करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति की सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो जाए। मिनिमल स्टेट को लेकर के रात्रि के प्रहरी राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा है विकसित हुई। जॉन लॉक के द्वारा सबसे पहले नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा पर बात की गई और नव उदारवादियों में इसमें मुख्यतः रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा नाइट वॉचमैन स्टेट के ऊपर चर्चा की गई है। नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा मिनिमल स्टेट से ही जुड़ी हुई है। इसका ये मानना है कि राज्य को सुरक्षा गार्ड की तरह ही भूमिका निभानी चाहिए। जैसे सुरक्षा गार्ड भूमिका निभाता है सुरक्षा करने की, वैसे ही राज्य को भी सिक्योरिटी का ही काम करना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रात्रि के प्रहरी राज्य या मिनिमल स्टेट की अवधारणा जो कि शास्त्रीय उदारवादियों और आधुनिक समय में नव उदारवादियों, जिसको नव दक्षिण पंथी भी कहा जाता है, उसके साथ में जुड़ी हुई है। और ये अवधारणा मानती है कि राज्य को केवल 3 कार्य ही संपादित करने चाहिए। जो पुलिस संपादित करती है, घरेलू व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जो कि पुलिस के द्वारा संपादित किया जाता है, यह कार्य राज्य के द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। निजी नागरिकों के बीच में जो समझौते हुए हैं स्वैच्छिक आधार पर, उनको लागू करने की जिम्मेदारी है वो राज्य के पास में है। तो इस तरह का कार्य है वो मुख्यतः न्यायपालिका के द्वारा संपादित किया जाता है। जब राज्य के नागरिकों के ऊपर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर देती है तो इस तरह के बाहरी हमले से सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। तो ये जो काम है राज्य में सेना के द्वारा संपादित किया जाता है। तो मिनिमल स्टेट की अवधारणा ये कहती है कि राज्य को पुलिस का कार्य करना चाहिए, इसलिए मिनिमल स्टेट को पुलिस स्टेट के रूप में भी देखा जाता है। राज्य को कोर्ट का काम करना चाहिए,
राज्य को सेना का काम करना चाहिए। इन 3 कार्यों के अलावा बाकी जो भी काम है वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ देने चाहिए। यानी राज्य को व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत, बाजार के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार की जो गतिविधियां हैं वो व्यक्ति स्वयं संपादित कर सकता है। लोक कल्याण करना ये व्यक्ति का कार्य है, राज्य का कार्य नहीं है। तो राज्य को तो केवल नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनिमल स्टेट की भूमिका के रूप में ही कार्य करना चाहिए। ऐसे मानने वाली जो प्रमुखतः विचारधारा है वह है शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवादी या नव दक्षिणपंथी विचारधारा। दूसरा जो राज्य का प्रकार है वो है विकासात्मक राज्य, डेवलपमेंटल स्टेट। डेवलपमेंटल स्टेट का जो विचार है वो इससे विकसित हुआ है कि राज्य को केवल विशेष उद्देश्य के लिए ही आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए। और वह विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए? वह विशेष उद्देश्य होना चाहिए कि ये औद्योगिक समृद्धि बढ़े, जीडीपी बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो राज्य को केवल जीडीपी के विकास के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए ही आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत राज्य को बाजार की गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप करना चाहिए। इन उद्देश्यों के अलावा राज्य को बाजार की गतिविधियों के अंतर्गत, निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर विकासात्मक राज्य क्या है? विकासात्मक राज्य ऐसा राज्य है जो आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य के लिए आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। और विकासात्मक राज्य का अगर हम क्लासिकल उदाहरण देखें तो जापान को हम डेवलपमेंटल स्टेट की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये डेवलपमेंटल स्टेट की अवधारणा है दूसरी। तीसरा जो राज्य की भूमिका के आधार पर राज्य का विकास हुआ है वो है सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ में जुड़ी हुई है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वह इस विचार पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक पुनर्निर्माण, सोशल रिकंस्ट्रक्शन के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को मुख्यतः सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, समाज में निष्पक्षता के आधार पर वस्तुओं का वितरण करने के लिए, समानता के सिद्धांतों के आधार पर वस्तुओं का वितरण करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जो अवधारणा सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा है, यह मानती है कि राज्य को समाज की गतिविधियों में, बाजार की गतिविधियों में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसका एक विशेष उद्देश्य हो, और वो विशेष उद्देश्य सामाजिक न्याय, निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के लिए समाज का पुनर्निर्माण करना हो। अगर हम मिनिमल स्टेट को देखें तो मिनिमल स्टेट है वो बाजार को व्यक्ति के भरोसे छोड़ देता है और व्यक्तियों को बाजार के भरोसे छोड़ देता है, और ये कहता है कि राज्य को किसी प्रकार का बाजार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। लेकिन सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वो यह कहती है कि बाजार की गतिविधियों में सभी व्यक्ति एक समान रूप से भागीदारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाजार की जो गतिविधियां होती है उसके परिणाम स्वरूप कई तरह के असंतुलन है वो समाज के अंतर्गत उभर करके सामने आते हैं। तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए, और जो व्यक्ति बाजार की गतिविधियों में बहुत ज्यादा अपना विकास नहीं कर सकता, जो व्यक्ति गरीब रह जाता है, जो व्यक्ति न्यूनतम स्थिति में रहता है, उनका कल्याण करना राज्य का कार्य होना चाहिए। तो इस तरीके से बाजार की गतिविधियों में जो व्यक्ति पिछड़ गया है, जो व्यक्ति गरीब रह गया है, उस गरीब व्यक्ति का कल्याण करना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यही सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा है। मिनिमल स्टेट के विपरीत यह जो दृष्टिकोण है सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य का, यह राज्य का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण इसलिए क्योंकि यह मानता है कि बाजार अर्थव्यवस्था से जो उत्पन्न होने वाला असंतुलन और अन्याय है उसको राज्य के कार्यों के माध्यम से, राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। ये जो सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा है यह आधुनिक उदारवादियों के लिए और लोकतांत्रिक जो समाजवादी विचारक और सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र को मानने वाले विचारकों के लिए अपने आप में
आदर्श है। कुल मिलाकर सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य है वह जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा जिस प्रकार की राज्य की अवधारणा विकसित की गई जो कि लोक कल्याण पर आधारित है, उस पर आधारित है। यह सोशल वेलफेयर की बात करता है, सामाजिक लोक कल्याण की बात करता है। जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा कि जो बाजार है उसको केवल हम व्यक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, राज्य के द्वारा बाजार की गतिविधियों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट है वो करना चाहिए, ताकि जो राजकोषीय असंतुलन है उसमें संतुलन स्थापित किया जा सके, बेरोजगारी को कम किया जा सके, गरीबी को कम किया जा सके और समाज में जो विभिन्न प्रकार की असमानता और असंतुलन उत्पन्न होता है वह बाजार के प्रबंधन के माध्यम से ही राज्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह कार्य खुद बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस तरीके से सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वो सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने का राज्य का समर्थन करती है। नेक्स्ट जो राज्य की भूमिका के आधार पर राज्य के प्रकार को हम देखते हैं वह है सामूहिकतावादी राज्य। सामूहिकतावादी जो राज्य है यह किसी प्रकार की निजी अर्थव्यवस्था प्राइवेट इकोनॉमी का समर्थन नहीं करता है। हमने अभी सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट और डेवलपमेंटल स्टेट को देखा, जहां डेवलपमेंटल स्टेट है वह भी निजी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए हस्तक्षेप करता है। वहीं सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य है वो भी प्राइवेट इकोनॉमी को समाप्त करने का समर्थन नहीं करता, बल्कि प्राइवेट इकोनॉमी के अंतर्गत जो कमियां रह गई है उसको दूर करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। वहीं ये जो सामूहिकतावादी राज्य है, कलेक्टिवाइज्ड जो स्टेट है, यह किसी प्रकार की निजी अर्थव्यवस्था प्राइवेट इकोनॉमी का समर्थन नहीं करता, यह निजी अर्थव्यवस्था के उन्मूलन का समर्थन करता है। तो यह निजी अर्थव्यवस्था के बजाय संपूर्ण आर्थिक जीवन में राज्य के नियंत्रण का समर्थन करता है। यानी सामूहिकतावादी जो राज्य है यह कहता है कि राज्य को संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप करना चाहिए। सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो किसके कंट्रोल में होने चाहिए? राज्य के कंट्रोल में होने चाहिए। तो जहां विकासवादी राज्य और सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य एक विशेष उद्देश्य को लेकर के ही बाजार की गतिविधियों के अंतर्गत निजी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है, वहीं सामूहिकतावादी राज्य संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को ही राज्य के नियंत्रण में लाने का समर्थक है। यह निर्देशित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, राज्यवाद पर आधारित है। राज्यवाद और निर्देशित अर्थव्यवस्था का यहाँ पर यह मतलब है कि अर्थव्यवस्था है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, निर्देशित होनी चाहिए। जैसा राज्य कमांड दे, राज्य आदेश दे, उसी तरह से ही अर्थव्यवस्था का संचालन है वो होना चाहिए। तो पर यहाँ पर जो राज्य है वो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत सर्वे सर्वा बन जाता है। इस तरह के राज्यों के अंतर्गत निजी उद्यमों का कोई योगदान नहीं होता, उनकी कोई भूमिका नहीं होती। यानी यहाँ पर जो भी निजी इकाइयां हैं बाजार के अंतर्गत उनका उन्मूलन या समाप्ति कर दी जाती है और सारी की सारी जो संपत्ति है वो कॉमन या पब्लिक ओनरशिप के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाता है। यानी निजी संपत्ति को समाप्त करके निजी संपत्ति का साझा स्वामित्व होता है, कॉमन या पब्लिक ओनरशिप होता है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई रोल है वो देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह के सामूहिकतावादी राज्य का अगर हम उदाहरण देखें तो इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो भूतपूर्व सोवियत संघ को देखा जा सकता है। भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है वो किसके नियंत्रण में थी? वो राज्य के नियंत्रण में ही थी। वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का कोई स्थान है वो नहीं था। तो कलेक्टिवाइज्ड स्टेट है ये सारी की सारी आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण के अंतर्गत ले लेता है और आर्थिक गतिविधियां केवल और केवल राज्य के निर्देश के अनुसार ही संचालित होती है। नेक्स्ट जो राज्य का प्रकार है वो है टोटलिटेरियन स्टेट, सर्वाधिकारवादी राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य या टोटलिटेरियन राज्य ये सबसे ज्यादा समाज के अंतर्गत हस्तक्षेप करने वाले राज्य का रूप है। इसमें न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानवीय अस्तित्व के जितने भी एरियाज है, जितने भी स्पेयर्स है, उसमें
राज्य का हस्तक्षेप है वो देखने को मिलता है। यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ यह संपूर्ण जो समाज है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने वाला राज्य है। तो यहाँ मैंने लिखा कि अर्थव्यवस्था सहित शिक्षा, संस्कृति, धर्म, पारिवारिक जीवन, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत ही होते हैं। इस प्रकार के राज्यों के अंतर्गत स्वतंत्र नागरिक समाज है वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ सिविल सोसाइटी की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि टोटलिटेरियन जो स्टेट है वो किसी प्रकार की सिविल सोसाइटी को स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता है कि राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य जैसा कहे उसी तरीके से अर्थव्यवस्था संचालित हो, बाकी समाज भी उसी तरीके से संचालित होना चाहिए। राज्य जैसी शिक्षा की बात करे उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। राज्य जिस तरह की संस्कृति की बात करे उसी तरह की संस्कृति का ही प्रचार होना चाहिए। राज्य जैसा कहे उसी हिसाब से ही धार्मिक गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। यहाँ तक कि पारिवारिक गतिविधियां भी राज्य जैसा कहेगा उसी हिसाब से संचालित होगी। तो सर्वाधिकारवादी राज्य के अंतर्गत सिविल सोसाइटी का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पर सिविल सोसाइटी है वो पूर्णतः समाप्त कर दी जाती है। इस तरह का टोटलिटेरियन स्टेट है वो एक विशेष विचारधारा के आधार पर लोगों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जैसे हम देखते हैं कि इटली के अंतर्गत मुसोलिनी कहा करता था कि इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी ही इटली है और इटली ही मुसोलिनी है। यानी जैसा मुसोलिनी कहे वही विचारधारा सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सभी लोगों के लिए सर्वोपरि है। तो इस तरह की विचारधारा है, उस हिसाब से मुसोलिनी ने इटली के अंतर्गत फाशीवाद की स्थापना की, हिटलर ने जर्मनी के अंतर्गत नाजीवाद की स्थापना की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटलिटेरियन स्टेट है वो न केवल अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है बल्कि संपूर्ण समाज के अंतर्गत हस्तक्षेप करने वाला राज्य है। यानी सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करने वाला समाज में अगर कोई राज्य है तो वो है टोटलिटेरियन स्टेट। और इसके सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो हिटलर का जर्मनी है, मुसोलिनी का इटली है, स्टालिन का सोवियत संघ, और आधुनिक काल के अंतर्गत हम सद्दाम हुसैन का इराक, इसको भी टोटलिटेरियन स्टेट के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट जो राज्य की भूमिका के आधार पर राज्य का प्रकार है वो है धार्मिक राज्य, रिलीजियस स्टेट। रिलीजियस स्टेट की जो अवधारणा है इसमें ये माना जाता है कि नागरिक सत्ता जो सिविल अथॉरिटी है उस पर रिलीजियस अथॉरिटी का वर्चस्व है देखने को मिलता है। यानी ये जो नागरिक सत्ता है, सिविल अथॉरिटी है, यह उस हिसाब से ही संचालित होती है जिस हिसाब से जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो उसको निर्देश दे। यानी धर्म के आधार पर नागरिक सत्ता का संचालन होता है। इस प्रकार के राज्यों में धर्म ही सर्वे सर्वा होता है। आधुनिक समय के अंतर्गत इस तरह का जो रिलीजियस स्टेट है वो धार्मिक कट्टरवाद, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का ही परिणाम है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का मतलब ये है कि धर्म के आधार पर किसी व्यवस्था का संचालन करना। तो इस तरह का जो कट्टर विचार है जो मानता है कि धर्म के हिसाब से ही शासन व्यवस्थाओं का और समाज का संचालन होना चाहिए, तो ये धार्मिक कट्टरतावाद के अंतर्गत आता है। और रिलीजियस स्टेट है वो इसी धार्मिक कट्टरतावाद का ही परिणाम है। तो धार्मिक राज्य कुल मिलाकर क्या है? धर्म के आधार पर संचालित होने वाले राज्य। इस तरह के उदाहरणों में से अगर हम कुछ देखें तो पाकिस्तान के संविधान को भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। ईरान 1979 की ईरान में जो अयातुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद में ईरान के अंतर्गत भी इस तरह की थियोक्रेसी धर्म तंत्र का विकास हुआ। तो धार्मिक राज्य ऐसा राज्य होता है जो धर्म के आधार पर संचालित होता है। इसका कोई न कोई राजकीय धर्म होता है, उसके हिसाब से ही वहां पर सिविल अथॉरिटी का संचालन है वो किया जाता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत राज्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए, राज्य को किस हद तक अर्थव्यवस्था और समाज में हस्तक्षेप करना चाहिए, व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए और बाकी कार्य राज्य के द्वारा संचालित किए जाने चाहिए। तो इस तरह की राज्य की भूमिका को लेकर के राज्य के जो विभिन्न प्रकार है वो पॉलिटिकल थ्योरी में विकसित हुए हैं, उनको देखने का हमने प्रयास किया। यह व्याख्यान स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
उम्मीद करता हूँ कि यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।